नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस आ गए। केदारनाथ में दर्शन के बाद सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोचर पहुंचे वो, और यहां दोनों मुख्यमंत्री एक रात के लिए रुकेंगे और 17 नवंबर को बद्रीनाथ में दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम योगी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन बर्फबारी के बीच में दोनों मुख्यमंत्री यहां काफी वक्त तक फंसे रहे। तो मौसम ने कहीं ना कहीं, मौसम का जो असर है वो दौरे पे रहा। और वहीं मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी शुरू हो गई, और इस बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को रात केदारनाथ में ही गुजारनी पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन मौसम बदलने की वजह से उनको अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा केदार के दर पे पहुंचे, लेकिन उनके दौरे पे मौसम का असर देखा गया। बर्फबारी हुई और उस बर्फबारी में मुख्यमंत्री काफी देर तक वहां पे रुके। तो मौसम ने सीएम का जो कार्यक्रम था उसको भी बदला है। तो रात केदारनाथ में ही रुके दोनों मुख्यमंत्री, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज बदला है और इस बर्फबारी ने ठंड को भी बढ़ा दिया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ जगत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं और
ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:45 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक का कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सारे कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और एक सफलतम कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को वैसे बधाई दूंगा। केदारनाथपुरी को उसका जो गौरव, जो सम्मान दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। और वहीं बर्फबारी के बीच वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हुए। बाबा केदार के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद रहेंगे। वहीं केदारनाथ धाम से बाबा केदार की डोली 3 दिन के बाद अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जबकि आज बाबा केदार का पहला पड़ाव गौरीमाई मंदिर गौरीकुंड में होगा। तो अगले 6 महीने तक बंद रहेंगे कपाट। 3 दिन के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचेगी बाबा की डोली और आज का पहला पड़ाव गौरीमाई मंदिर में होगा। तो शीतकालीन समय के लिए केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद हुए। तो आज का पहला पड़ाव गौरीमाई मंदिर में होगा और शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट विधि विधान के साथ बंद किए गए। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पौड़ी जिले में भी मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही 72 घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद आज सुबह से ही पौड़ी में तेज बारिश शुरू हुई। इस बीच बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो पूरी तरीके से पहाड़ों में मौसम ने करवट ली है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं पे लोगों की परेशानी बढ़ी है और कहीं पे इस मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है। तो कई इलाके ऐसे जहां पे बर्फबारी हुई, कई ऐसे जहां पे बारिश हुई, और इस बदलते मौसम का असर यह हुआ कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड बढ़ चुकी है। लोगों को कुछ परेशानियां भी हैं और कुछ इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। खासकर वो लोग जो दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड का रुख करने पहुंचे थे, जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, वो इस मौसम का, जो बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंड बढ़ चुकी है, इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी, कई इलाकों में बारिश की और कई जगह बर्फबारी की। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ा जुबानी हमला बोला। दरअसल हरक सिंह रावत ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि हरीश रावत सिर्फ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की लहर में ही चुनाव जीते, और साल 2009 में हरीश रावत जब हरिद्वार से लोकसभा चुनाव जीते तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यशपाल आर्या ने लहर बनाने का काम किया था। वहीं इस बयान पर अब हरीश रावत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि लहर में ही वो चुनाव जीते, लेकिन इसी लहर ने हरक सिंह रावत को इतना बड़ा नेता भी बनाया। इस दौरान हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज भी कसा और कहा कि जिस कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को लहर बनाने लायक बनाया, उसी कांग्रेस को हरक ने धोखा दिया। तो जुबानी जंग दोनों नेताओं में देखी गई। हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच में दोनों एक दूसरे पर तंज कसते हुए, बयानों के बाण चलाते हुए नजर आए और एक दूसरे को घेरते हुए भी नजर आए। कांग्रेस के जब अच्छी स्थिति रही तो हम चुनाव जीते, सबने उसी का प्रसाद पाया। और वो जब कहीं बियावन में भटक रहे थे
तो उसी लहर ने उनको भी मुख्य धारा में स्थापित करने का काम किया। और मैं तो बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, यदि उन्होंने लहर बनाई थी उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं था, हम लोगों का कोई योगदान नहीं था, तो वो कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि उनके जिताए से जीते। तो जिस कांग्रेस ने उनको इस लायक बनाया कि वो लहर बना सके, उसी कांग्रेस को लात मार दी। और डोईवाला में प्रदेश के तमाम गन्ना किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान किसानों ने केंद्र की मोदी और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को मौसम की मार के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग उठाई और गन्ने के दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल करने का सुझाव भी दिया। तो किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियां और परेशानियां हैं। इन्हीं परेशानियों को सरकार के सामने रखा गया और इनका समाधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मौसम की भी मार है और कम दाम भी मिल रहा है, तो केंद्र और राज्य सरकार से मदद की आस लगाए ये किसान हैं और कई सुझाव भी दिए और मदद की गुहार भी लगाई। आप देखिए, पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो, पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल के दाम जो किसान यूज़ करता है उसका पेट्रोल के साथ बराबर हो गया है। दूसरी बात देखिए, प्याज के दाम में आलू के भी देख लीजिए, और जब किसान के पास होता है 20 पैसे किलो अब प्याज बिका था, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आलू प्याज जो फेंक के गए थे किसान मंडी में, आज वो देख लीजिए किसान का गोदाम की बात करते हैं सरकार। गोदाम में आप देख लीजिए भंडारण की बात है, जो किसान का अध्यादेश है उसमें भंडारण जितना मर्जी कर लीजिए। और गढ़वाल जिले में करीब 1 महीना पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला चौबट्टा खाल तहसील का है, जहां करीब 1 महीना पहले आरोपी ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस मामले में कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने नशे की हालत में ऐसा किया था, और साथ ही आरोपी की तरफ से दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने वारदात के दिन इस्तेमाल किए गए कई दूसरी चीजों को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में भेज दिया है। बता दीजिए आप। ये हमारे पास एक मुकदमा ट्रांसफर हुआ था राजस्व क्षेत्र से, जिसमें चौबट्टा खाल क्षेत्र में एक लड़की के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। इसमें थाना सतपुली में विवेचना ट्रांसफर हुई और उसके बाद पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, सीडीआर वगैरह देखी गई लड़की से, और भी मौखिक तौर पे बाकी तौर पे भी इसमें हमने जांच पड़ताल कराई है। तो इसमें ये एक सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार का हुलिया लड़की ने बताया था, तो एक व्यक्ति मंगल सिंह जो कि गांव बुरसोली का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त इसमें की गई है। लड़की के द्वारा उसे पहचाना गया है और अभियुक्त ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर हमने उसके कपड़े भी बरामद किए हैं। कागजी कार्रवाई कर हम इसको आज अदालत में पेश कर दें। अभियुक्त ने इस बारे में कुछ बताया, इसके बारे में कि क्या था प्रकरण? उसका ये कहना है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी और शराब के नशे में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लड़की को वो पहले से नहीं जानता है, लेकिन उसे होश नहीं था, तो उसने इस घटना को उसके बीच हाथापाई मारपिटाई हुई, जिसकी वजह से लड़की के सिर पर उसने पत्थर से 3 बार प्रहार किया है। इससे पहले इस क्षेत्र में कोई इस प्रकार की घटना? इससे पूर्व ऐसी कोई घटना इस क्षेत्र में नहीं हुई है। ये वैसे भी राजस्व क्षेत्र का यह मामला है और राजस्व क्षेत्र से विवेचना हमारे पास ट्रांसफर हुई है। और हल्द्वानी में घरेलू कुकिंग गैस की डिलीवरी वैन से लूट के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। इस मामले का खुलासा पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में कर दिया। आरोपी का नाम सलमान है और वो इंदिरा नगर का रहने वाला है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी शख्स ने खुले पैसे मांगने के बहाने पहले पैसे निकलवाए और फिर पैसे झपट कर भाग निकला। वहीं पीड़ित ने बताया कि वारदात के वक्त उसके पास 41,500 रुपए थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और एक बच्चे के जरिए आरोपी की पहचान के बाद उसको गिरफ्तार किया।
साथ ही आरोपी की पहचान करने में मदद करने वाले बच्चे को पुलिस विभाग की तरफ से नगद इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक बड़ी मस्जिद हमारी बड़ी रोड पे है, वहाँ पे एक गैस की एजेंसी की एक गाड़ी जा रही थी जिसमें उसने 3 राउंड कर लिए थे, कुछ पैसे भी उसके पास थे। तो एक आदमी उस पर छुट्टा मांगने आया जिसने झपट्टा मार के पैसे लूटने की कोशिश करी और पैसे लूट के भाग गया वहाँ से। इसकी सूचना जैसी मिली अपने थाने को, तत्काल टीम को बनाया गया है और इसमें कार्रवाई की गई और इसकी गिरफ्तारी हुई। 41,500 रुपये जो कि लूट के लेके गए थे उसकी बरामदगी हुई। सर कहाँ का रहने वाला है जो जिसने लूट की थी? ये बनबुलपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है, ये छोटी लाइन का रहने वाला है। कुछ इसका पुराना रिकॉर्ड भी रहा? इसकी वैसे जैसे अभी चेक करा गया वैसी सूचनाएं थी कि नशे में संलिप्त है तथा आगे भी कारोबार करता है, पर अभी ऐसे कभी पकड़ा नहीं गया है। एक बच्चे का भी इसमें कुछ सहयोग है? हाँ, एक बच्चा जो हमारे क्षेत्र का यहीं का ही था, उसने बहुत बहादुरी से हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करने में तथा उसका घर पता करने में बहुत मदद करी। और काशीपुर में विशेष समुदाय के लोगों ने कुछ कांग्रेस नेताओं पर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोप लगाने वालों का कहना है कि कुछ दबंग कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल और दुकान बनाने की तैयारी में है। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ दबंगों ने कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल के शिलान्यास का बोर्ड लगाया है, साथ ही इसका विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। स्तर पर पुलिस की कार्रवाई में जितना हम लोग को मिला है कि वो एक दूसरे में गाली गलौज हुई है और पुलिस ने दोनों पार्टी को कोतवाली में बुला के उनको समझा दिया है। उनमें आपसी समझौतानामा भी हुआ है, उन्होंने लिखित में वो समझौता हमको दिया है। तो अभी इस स्तर पे कोई पब्लिक ऑर्डर का इशू नहीं है उसमें। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। क्या उसमें हुआ, कैसे हुआ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसकी जानकारी दूंगा। और भाई अगर कब्रिस्तान पे स्कूल बनाया जा रहा है तो गलत है, उसमें क्या बात है उसमें, लेकिन कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात करूंगा, आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा। आपने कहा कि कोई प्रवक्ता है, इस समय कोई प्रवक्ता अपने एग्जिस्टेंस में नहीं है। और लक्सर में रेलवे ट्रैक पर पुलिस को एक अज्ञात शव मिला। शव की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की उम्र लगभग 55 साल बताई जा रही है, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई। जीआरपी के मुताबिक घटना देर रात की है, इसकी जानकारी सुबह मिली है। फिलहाल जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि शव की शिनाख्त हो पाए। हाँ, ये हमें स्टेशन मास्टर लक्सर द्वारा सूचना मिली कि ये एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। ये खंबन नंबर है 1537 32 के बीच के पास। इस सूचना पर हम घटनास्थल पर आए हैं और इसकी पहचान की कोशिश किए जा रहे हैं। वारिस अगर कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी देखी जाएगी। और रुद्रपुर की सिडकुल में मौजूद एक फैक्ट्री के एचआर हेड ने कंपनी में ही जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं एचआर हेड संजय शर्मा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक संजय शर्मा सिडकुल की सूर्या पॉलीवेट कंपनी में एचआर हेड की पोस्ट पर तैनात थे और जहर खाने के बाद वो फैक्ट्री में अपने कैबिन में बेसुध पड़े थे। कुछ देर बाद कंपनी के कर्मचारी जब उनके कैबिन में पहुंचे तो उनको देख के तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो कैबिन में जहर खाकर एक शख्स ने जान दे दी, एक कंपनी में ही। अब ये दिल्ली का रहने वाला था ये शख्स। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही खुदकुशी करने की। कई एंगल से इस मामले को जांचा जा रहा है।
और बीती 13 नवंबर को कश्मीर के बारामूला पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की इस हरकत में ऋषिकेश के गंगानगर में रहने वाले एसएसबी जवान राकेश डोभाल शहीद हो गए। राकेश डोभाल एसएसबी में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। वहीं राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारत माता की जय के नारे सुनाई दिए। ये जिस प्रकार से गेट बनाने की बात कही थी, स्मारक बनाने की बात की थी, बनाए भी हैं। इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, राकेश डोभाल के लिए भी उनके परिवार से बातचीत करके, चूँकि उसकी शहादत को से हमेशा प्रेरणा मिले, चिरस्थायी उसकी याद रहे, उसके लिए उसके घर के पास या जहाँ भी वो बताएंगे एक गेट का निर्माण करेंगे और स्मारक भी बनाएंगे। उसमें जमीन उपलब्ध होगी तो स्मारक का भी हम निर्माण करेंगे, ताकि लोग हमेशा उस पर पुष्प अर्पित कर सके, हमेशा उसकी याद कर सके। ऐसा हम लोग करेंगे। सरकार अपने स्तर पे पूरी तरह से जो भी हमारे यहाँ प्रावधान है, तमाम जो सुविधाएं हैं, अन्य चीजें हैं, वो देने का काम सरकार भी करेगी। भैया दूज के मौके पर उत्तराखंड में ये त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस रोज बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, साथ ही भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। और भैया दूज के मौके पर पौड़ी में भी तमाम बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। हालांकि इस बार हर त्योहार पे कोरोना का असर था और वैसी रौनक ना तो बाजारों में है, ना ही त्योहार मनाने का वैसा तरीका रहा है। जीवन शैली बदली है, लेकिन जरूरी है इस वक्त में सावधानी रखना, क्योंकि जीवन है तो त्योहार हैं और त्योहार हैं तो खुशियां हैं। इसलिए चाहे दिवाली हो, भैया दूज हो, आने वाले वक्त में छठ है, कई दूसरे त्योहार हैं, तो उन पे त्योहारों पे असर तो हुआ है कोरोना का। जीवन शैली भी बदली है, त्योहार मनाने के तरीके बदले हैं, बाजारों में वैसी रौनक नहीं है, उस तरह की ना बिक्री हो रही है ना खरीदारी, लेकिन जो रीति रिवाज हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। तो कोरोना के चलते वर्चुअल भैया दूज मनाया गया कई जगह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।